मशीन को कहीं उलट कर की जा सकती है। अच्छा, की जा सकती है। हाँ बिल्कुल की जा सकती है। या ले आते समय धांधली करा जा सकता है, रखते समय धांधली की जा सकती है। शासन जिसके पास होता है कुछ भी कर सकता है। अच्छा। कोई भी पार्टी वाले कर सकते हैं। अच्छा। मैं एक पार्टी को दोषी नहीं बोल रहा हूँ। आज अगर ईवीएम सेट होता तो माननीय रामकिशोर कावरे जी चुनाव क्यों हारते? उतने बड़े मंत्री क्यों चुनाव हारते? वो बहुत बड़े गौरीशंकर बिसेन जी दिग्गज रह चुके, 45 साल का जिनका कार्य क्षेत्र है, वो चुनाव क्यों हारे? और बड़े बड़े मंत्री लोग चुनाव हारे भाजपा में। तो ईवीएम सब बेकार की बात है। आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा भयंकर रूप लेने वाला है, क्योंकि यहाँ के जितने भी किसानों से हमारी बातचीत होती है तो वो कहीं ना कहीं उनके अंतर्मन में है कि अगर ये नहीं हुआ तो शायद कुछ उल्टा हो सकता है। हाँ, ऐसा तो हो सकता है। जनता जो है उनके खाते में अगर पैसा नहीं गया तो विपरीत रिजल्ट आ सकते हैं। पिछले 2-2 सालों से बच्चों को यूनिफॉर्म वितरित नहीं किया गया, यहाँ पे स्कॉलरशिप्स उनकी रुकी हुई है ना। और अभी आप करंट में जाकर देखिए, इसी स्कूल की मैं अगर बात बताऊं तो यहाँ पर भी बच्चों को अभी तक यूनिफॉर्म जैसी जो सुविधा है वो यहाँ पर नहीं हो पाई है। तो कैसे चलेगा ऐसे में? जब भाई सीएम राइस है तो ये सीएम का ही स्कूल बनकर रह जाएगा या फिर पूरा सब तरफ राइस करेगा? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रामीण क्षमता न्यूज में। मैं सावित्री रानी। आज हम खड़े मध्य प्रदेश में रजेगांव में और जस्ट पेट्रोल पंप के सामने हम लोग हैं यहाँ पर, और डॉक्टर चूरी जी का यहाँ पर क्लिनिक है। यहाँ पर बहुत सारे दिग्गज लोग खड़े हैं आज हमारे बीच में। कुछ सरपंच भी हैं, कुछ आम नागरिक भी है हमारे बीच में। एक सरपंच साहब भी मौजूद हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते जी, अपना नाम बताएंगे? मैं नंदकिशोर खरे, ग्राम मुरकुड़ा से। मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी लोकसभा पर। अभी हमारे यहाँ पर लोकसभा चुनाव होने वाले, तो लोकसभा चुनाव में आप दोनों ही पार्टियों से भली भांति परिचित हैं, जो कि दिग्गज पार्टी हमारे इंडिया में है। एक भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी कांग्रेस, ठीक है। तो अभी मुझे बताइए कि अभी लोकसभा में सांसद के लिए दोनों पार्टियों में किन किन के नाम मनोनीत हो सकते हैं? हमारे सरपंच साहब भी है, बोरे जी। थैंक यू मैडम। कोई बात नहीं। अंकल जी हमारे बीच में खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी, आप कहाँ से? रजेगांव से। जी अंकल जी, मुझे आप एक बात बताइए। अभी जो ईवीएम मशीन को लेकर बहुत सारा बवाल हुआ था, बहुत सारी मशीनें जो है नालियों में पाई गई, जला दी गई, तो आप मुझे ये बताइए कि बैलेट पेपर ही बेस्ट है या फिर ईवीएम मशीन ज्यादा ठीक है? हमारे से लगा अभी पाकिस्तान बाजू में जी। वहाँ भी चुनाव बैलेट पेपर से हुआ। अच्छा। हिंदुस्तान से कई बाजू में लगे दूसरे देश है, जी। वहाँ ब्लैक पेपर से हो रहे। जी। जबकि विकसित देश है, क्यों ब्लैक पेपर से हो रहे? कुछ तो बात होगी। पारदर्शिता है, अच्छा। इसलिए ब्लैक पेपर से होना चाहिए। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि बैलेट पेपर एक पारदर्शिता तरीके से उसमें वोटिंग होती है, लेकिन रद्द भी तो होता है। रद्द वो अलग बात है, वो गलती हमारी है, रद्द होता है तो किसी आदमी से, समझेगा। लेकिन कोई टीम ऐसा तो नहीं करता। मशीन को कहीं उलट कर की जा सकती है। अच्छा, की जा सकती है। हाँ बिल्कुल की जा सकती है। या ले आते समय धांधली करा जा सकता है, रखते समय धांधली की जा सकती है। शासन जिसके पास होता है कुछ भी कर सकता है। कोई भी पार्टी वाले कर सकते हैं। अच्छा। मैं एक पार्टी को दोषी नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा। तो मशीन, जहाँ तक सवाल हुई मशीन से, उससे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है। चलिए, अब मुझे आप एक बात बताइए कि आने वाले देश के जो भावी प्रधानमंत्री के रूप में आप किसका चेहरा देखना पसंद करेंगे यहाँ पर? तो आप नाम बताओ ना, मैं उसके साथ बताऊंगा। आप बताओ किसका नाम? राहुल गांधी जी है, नरेंद्र मोदी जी है, तुम्हारे योगी जी हैं, और कोई अगर चेहरा अगर आपको याद आता हो प्रधानमंत्री के चेहरे पे? ममता बनर्जी हैं। प्रधानमंत्री जी का जब जहाँ तक सवाल है, इसको तो कोई एक आदमी डिसाइड नहीं कर सकता कि ये होना चाहिए, समझे क्या? ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो पहले तो बहुमत आए उस पार्टी की। अच्छा। प्रधानमंत्री आता है नहीं, तो इस बार तो चुनाव निकालना लगभग तय माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जबकि एडी चोटी का जो राहुल जी भी लगा रहे हैं, अपनी न्याय यात्रा लगा रहे हैं, लोग उनके साथ में बल्क में आ रहे हैं बिना बुलाए, ठीक है। राहुल गांधी जी के साथ में बल्क में लोग आ रहे हैं, उनके जिस भी क्षेत्र में वो जा रहे हैं, अपनी सभाएं जो यहाँ पर ले रहे हैं। तो इस बार क्या लगता है कि कैसा समीकरण बनेगा? क्या इस बार घमासान होने वाला है या फिर एक तरफा जीत हो जाएगी? बिल्कुल घमासान होगा, ऐसा नहीं। नरेंद्र मोदी भी अपनी जगह ठीक है जी, और राहुल गांधी भी अपनी जगह ठीक है। वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं। ये वो अपना जनसंपर्क के माध्यम से कर रहे हैं, धर्म के हिसाब से कर रहे हैं। दोनों एक ही काम कर रहे हैं। अच्छा। दोनों ही प्रधानमंत्री की दौड़ में। यानी आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म का सहारा ले रही है? बिल्कुल ले रही, कई दिनों से ले रही हो, कई सालों से ले रही हो। उनकी तो उत्पत्ति धर्म के नाम से हुई है। अच्छा, जैसे मंदिर को उन्होंने मुद्दा बना लिए, जी, उसी पे काम कर रहे हैं। देश अभी अलग कहाँ जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं।
अच्छा, लेकिन राम मंदिर तो एक आस्था का विषय है, उसे राजनीति से जोड़ा जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। और ये जो भाजपा है, इसका तो उद्देश्य है कि राजनीतिक और धर्म एक साथ चले। अच्छा, जबकि चलिए लांजी क्षेत्र में अभी अगर आपके जस्ट बगल में लांजी क्षेत्र और ये बॉर्डर है, तो वहां पर जो है लोकसभा की जो टिकट है, तो जिला से तो खैर वैभव पवार जी का नाम यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पुराने नेता हमारे नानू कावरे जी है। और अगर मैं बात करूँ उस तरफ से तो हिना कावरे जी हैं और रमेश भट्टेरे जी हैं। तो क्या लगता है इन दोनों को भी कभी टिकट मिल सकता है क्या सांसद के लिए? नहीं, ये तो पार्टी निर्धारित करेगी टिकट इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ तक जीतने का सवाल है, तो जो हिना कावरे थी विधानसभा में बहुत कम वोटों से चुनाव हारी है, मात्र 2000 का अंतर है। अच्छा, और ये सवाल अब आप लोकसभा की बात करो तो जिले, क्योंकि लोकसभा 100 नहीं है, सीनियर बालाट मिला के, तो पार्टी ये चाहेगी कि ऐसा नेता सामने आए जो दोनों जिले को कवर कर सके। अच्छा, चाहे वो बीजेपी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो। तो कांग्रेस में जहाँ तक संभावनाएं बन रही है, हिना कावरे तो उम्मीदवार हो सकती है। अच्छा, और भाजपा से और कोई नाम जो आपके दिमाग में आ रहा हो जिसको आप बोल सकते हैं कि नहीं ये पर्सन है संभाल सकता है? अभी वो ऐसा जहाँ तक सवाल है, तो गौरी शंकर जो बिसेन जी है, जी वो बालाघाट के एक कद्दावर नेता है, हालांकि भाजपा से है। जी, सबने कहा उनको 45 साल हो गया राजनीति करते हुए, पद में रहते हुए, तो वो एक ऐसे है। लेकिन अब उनके साथ में उम्र का बंधक आ जाए सामने, वो एक अलग बात है। लेकिन उनको दोनों जिले का व्यक्ति लोग पहचानते हैं। आपने अभी एक उम्र का बंधक बोले, तो उम्र तो हमारे प्रधानमंत्री जी की भी हो गई है ना, लगभग 75 क्रॉस हैं वो। तो क्या उन्हें इस बार प्रधानमंत्री के लिए खड़े होना चाहिए क्या? वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सर्वसरा उनको कौन मना करेगा। अच्छा, यानी आपको भी लगता है मोदी है तो मुमकिन है? नहीं, कोई मुमकिन नहीं है, पर वो अपने पार्टी में कुछ भी कर सकते हैं जी। क्या वो अपनी सीट किसी और को दे भी सकते हैं? अब ये तो उनका निर्णय खुद का है, वो दे ना दे। ऐसा तो होता नहीं कि कोई आज के जमाने में किसी को दे दे। अच्छा, लेकिन वो स्वयं प्रमुख है उस पार्टी के, तो वो तो खुद भी खड़े होंगे, उनके लिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलिए अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहती हूँ, मेरा न्यूज चैनल चलता है ग्रामीण क्षमता के नाम से, हम ग्रामीण अंचलों में ही ज्यादा विजिट देते हैं और आम जनता के बीच में हम लोग जाके उनसे चर्चा करते हैं, चाहे वो चुनावी मुद्दे पर हो, चाहे महंगाई पर हो, चाहे और किसी भी मैटर को लेकर हो। तो आप मुझे बताइए, अभी जो चुनाव होने वाले लोकसभा के, ठीक है, तो लोकसभा के जो चुनाव होंगे तो कांग्रेस से कौन है जो खड़ा हो सकता है? मेरा नाम देवजी कावरे, ग्राम नक्सी से। बाकी मैं अभी राजनीति स्तर पर कुछ भी बात नहीं कर सकता। अच्छा, तो आप सर किसको बिलोंग करते हैं? आप पर्सनली किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं या एक आम नागरिक की तरह मुझे बता सकते हैं कि इस बार वास्तव में क्या होना चाहिए, क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए? वैसा तो देखा जाए तो मोदी जी का बहुत अच्छा वर्चस्व है। अच्छा, और लोग जो महंगाई पे जो बात करते हैं, अर्थव्यवस्था सुधरेगा तो महंगाई भी अपने आप सुधर जाएगी। अच्छा, अर्थव्यवस्था सुधरेगी कैसे? क्योंकि अभी जब शिवराज सिंह चौहान जी थे यहाँ पर, तो उनके बारे में बोला गया कि ये घोटालों की सरकार है और इन्होंने कर्जा बढ़ा दिया मध्य प्रदेश पे, ठीक है? ये गलत बात है। अच्छा, कर्जा नहीं बढ़ा। देखो, कोई भी एक, मैं बहुत दूर की बात नहीं करता, एक घर का मुखिया होने के नाते जी, पहले अपना घर का मेंटेनेंस सुधारूंगा, जब बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचूंगा। जी, तो उस हिसाब से मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। अयोध्या वाला जो कांड था, जी, मस्जिद और राम मंदिर वाला, जी, तो देश का तो क्या है, वहाँ लड़ाई झगड़े में जो राज्य सरकार का मतलब जो खजाना था, उसमें कम से कम 25% तो खत्म हो जाता था वही। अच्छा, तो कहाँ से घोटाला होता था, अच्छा, है ना। अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो कुछ सरकार के पास आय भी बढ़ा। अच्छा, आय बढ़ेगा तो पब्लिक की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो राम मंदिर है वो गवर्नमेंट ने बनाया है, भारत सरकार ने बनाया है, या फिर मंदिर के ट्रस्ट ने बनाया? अब जो भी हो, कैसा बना क्या बना, पर बीजेपी सरकार ने उसको हाँ थ्रू ही बना है। अच्छा, मतलब उनकी मौजूदगी में बना है। जी जी जी। सर, हमारे बीच में कटंगी विधानसभा से हैं, तो इस बार आपको क्या लगता है कि वहाँ का सांसद समीकरण लोकसभा चुनाव का कैसा बनेगा? सर,
अब इसके बारे में तो अभी राजनीति दल में मैं रहता नहीं हूँ, तो इसके बारे में तो मैं ज्यादा अच्छा, एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे जितने भी हमारे नेता है ऊपर से लेके नीचे तक, है ना, कि मतलब कैसे आपके क्षेत्र में कौन कौन सी परेशानी और उसमें कौन कौन सी रोशनी उन्होंने डालना चाहिए और किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? अब जो समस्याओं को लेकर के, जो पब्लिक प्लेस की जो समस्या है, बिजली, पानी, आवास, हाँ, इन सब चीजों पे सरकार ने ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान देना चाहिए। और अभी जो हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के रहते में जो कार्य हुए हैं और हॉस्पिटलों की जो व्यवस्थाएं सुधरी है, स्कूलों की व्यवस्था सुधरी है, तो इससे जनता काफी खुश है। और जैसे भी एक स्कूलीकरण को लेकर के एक बात की कि प्राइवेटीकरण में इतना अवैध रूप से मतलब फीस और वो सारी चीजों की वसूली हो रही थी, उस बीच में अभी सीएम राइज करके एक ब्रांच ब्लॉक स्तर पे चालू किया गवर्नमेंट ने, तो उससे जो प्राइवेटीकरण में जो लोग जा रहे थे वहां से हट करके, लेकिन उसमें भी तो अभी तकलीफ ये आ रही है कि पिछले 2-2 सालों से बच्चों को यूनिफॉर्म वितरित नहीं किया गया, यहाँ पे स्कॉलरशिप्स उनकी रुकी हुई है ना। और अभी आप करंट में जाकर देखिए, इसी स्कूल की मैं अगर बात बताऊं तो यहाँ पर भी बच्चों को अभी तक यूनिफॉर्म जैसी जो सुविधा है वो यहाँ पर नहीं हो पाई है। तो कैसे चलेगा ऐसे में? जब भाई सीएम राइज है तो ये सीएम का ही स्कूल बनकर रह जाएगा या फिर पूरा सब तरफ राइज करेगा? ये अभी नाम तो सीएम राइज दिया है, पर पता नहीं अब आगे क्या बन के रहता है। पर हमारे ये आपके यहाँ किरनापुर ब्लॉक की समस्या है, हमारे कटंगी ब्लॉक में नहीं, ये परसवाड़ा की बता रही हूँ मैं यहाँ पे। परसवाड़ा ब्लॉक का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ कटंगी का कोई इस टाइप का कोई ड्रेस को लेकर के या उनकी स्कॉलरशिप को लेकर के कोई इशू नहीं है। अच्छा, मतलब सारी चीजें सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है उनको? हाँ, सारी सुविधाएं मिल रही है। और एक कमिटमेंट ये था कि उनकी वाहन सुविधाएं भी छोटे बच्चों के लिए जो पहली क्लास से 5वीं तक वालों के लिए देने वाली थी गवर्नमेंट, वो बट किसी कारण से नहीं दे पाई है। उसके लिए प्राइवेटीकरण में जाकर के कुछ प्राइवेट लोगों को काम दिया गया है और वो लोग उन व्यवस्थाओं को संभाल करके बच्चों को स्कूल तक पहुँचा रहे हैं। और शिक्षा के मामले में बोलोगे तो उन लोगों के पास में मतलब अच्छे हाई एजुकेटेड टीचर्स हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं और इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, बच्चों को अच्छा फायदा मिल रहा है जो प्राइवेट में उन लोगों को मिलता था। अच्छा, जो सारा जो एजुकेशन प्राइवेटीकरण में मिलता था आज उनको शासकीय लेवल पे मिल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब सर मुझे बताइए, महंगाई के मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो दिनों दिन जो महंगाई बढ़ रही है। अब महंगाई के मुद्दे को लेकर के ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अब महंगाई तो है, महंगाई बढ़ेगी। सुई की रफ्तार जैसे रुक नहीं सकती वैसी महंगाई की रफ्तार नहीं रुक सकती। अच्छा, इस महंगाई की रफ्तार को रोकने का ऐसा कोई तो ऐसा उपाय होगा कि हम इस महंगाई की रफ्तार को रोक सकें? देखिए मैडम, क्या है, महंगाई की रफ्तार तो रुकेगी नहीं, बट क्या करना पड़ेगा, लोगों ने अपनी आय को बढ़ाने का साधन बनाना पड़ेगा। आय का साधन बढ़ाएंगे तो वो महंगाई जो है ना उनको छोटी लगेगी। आज 100 रुपए लीटर का पेट्रोल भी ऐसा लगेगा कि आज 10 रुपए लीटर में। चलिए, बहुत बढ़िया सर, आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि अगर महंगाई को हमें मात देना है तो हमें अपने आय पर काम करना पड़ेगा, अपनी आय को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आय बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएं? आय बढ़ाने के लिए अब आय के साधन हमको देखना पड़ेगा कि भी हमको एक रोजगार, हाँ, अपने रोजगार, अपने मतलब जो मुख्य कार्य है उसके अनुरूप दूसरे कार्यों को और चालू करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी खुद में जो करता हूँ, घर में बकरी पालन का काम करता हूँ, कृषि का काम करता हूँ, उसके बाद में स्कूलों के ट्रेनिंग के काम है। अच्छा, आपने कृषि की बात बोली और भाजपा के मुद्दे भी थे, ठीक है, कि 3100 रुपए समर्थन मूल्य में भाजपा आपके धान को परचेस करेगी, लेकिन अभी तक 2183 में परचेस कर रही है। तो आगे क्या है, वो दे पाएगी नहीं दे पाएगी कि जुमला तो नहीं है? नहीं, जुमला नहीं है। शासन तो कह रही है कि अभी अब किसानों को धोखे में नहीं रख सकती शासन। अभी 2180 रुपए का जो धान खरीदा है उसमें 900 कुछ रुपए उनको बोनस के रूप में दिया जाएगा और वो सारे किसानों के खाते में जाएगा। तो सर कब तक दिया जाएगा ऐसा? अब इसके लिए तो डिसाइड नहीं है कि कब तक होगा। अब ये आगे के शासन आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा भयंकर रूप लेने वाला है, क्योंकि यहाँ के जितने भी किसानों से हमारी बातचीत होती है तो वो कहीं ना कहीं उनके अंतर्मन में है कि अगर ये नहीं हुआ तो शायद कुछ उल्टा हो सकता है। हाँ, ऐसा तो हो सकता है कि जनता जो है उनके खाते में अगर पैसा नहीं गया तो विपरीत रिजल्ट आ सकते हैं। तो आप अपने कटंगी क्षेत्र से लोकसभा सांसद के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? अब पर्सनली मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा। अब जी, 2-4 नाम तो होंगे, जरूरी नहीं है। मैं नाम नहीं मतलब कि भाई चलो ये फलाना व्यक्ति है या जो पहले पुराने नेता रह चुके हैं उनको मिलना चाहिए, उन्होंने ग्राउंड में मेहनत की है नहीं की है, जैसा भी। मेरा तो उद्देश्य ये रहता है कि राजनीतिक दल में मैं शामिल नहीं होता हूँ, बट मैं क्या करता हूँ कि जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हुए मैं अपनी वोटिंग करता हूँ कि ये व्यक्ति, एनालिसिस करते हैं आप उस व्यक्ति पर कि ये व्यक्ति कुछ कर पाएगा। ओके, जब वो शासन के किसी पद पे ना होकर के वो सारे कामों को आज समाज के कर रहा है और जब पद पे आ जाएगा तो वो
बहुत अच्छा कार्य करेगा। चलिए, स्वागत है सर मेरे चैनल में आपका। और आप ऑलरेडी राजनीति में हैं? नहीं, और राजनीति में नहीं हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात मैं नहीं। इंडिपेंडेंट हूँ। अब मैं आपसे एक सवाल सर। ये परसवाड़ा क्षेत्र में आज हम खड़े हैं और चूंकि नानू कावरे जी यहाँ पर पिछले विधायक की सीट से हार गए हैं, ठीक है, मधु भगत जी ने उनको हराया और अभी उनको एक जिला स्तरीय एक पद दिया गया भारतीय जनता पार्टी में, जिला अध्यक्ष का। तो आपको क्या लगता है कि आने वाला जो सांसद चुनाव है, क्या उसकी टिकट उनको मिल पाएगी? ये तो पार्टी डिसाइड करेंगे मैडम, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। पार्टी चाहे तो दे सकती, पार्टी ना चाहे तो नहीं दे सकती, कोई नया चेहरा खड़ा कर सकती है। इसमें हम लोग नहीं बता सकते ना, ये तो पार्टी से ऊपर से ही सब चीजें निश्चित किया जाता है, किसको सीट देना है, किसको नहीं देना है। इसमें हम थोड़ी बता सकते हैं। चलिए, और आपके क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो जब से प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए हैं, नरेंद्र मोदी जी या शिवराज सिंह जी जो अभी पद पर नहीं है, अभी डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी हैं, और जितने भी आपके जो पूर्व विधायक थे, तो उनके कार्यकाल में कितने अच्छे कार्य परसवाड़ा क्षेत्र में हुए सर? इतने अच्छे काम हुए हैं यहाँ पे जब से भाजपा की सरकार आई है। माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने पूरे देश को ही एक बदल के रख दिया। बहुत अच्छा उनका कार्यकाल है। साथ में शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं बहुत अच्छे से उनको मैं मानता हूं कि हमको जो बिजली आज मिली थी और अच्छे से हमने बिजली देखे, शिवराज सिंह चौहान जी के राज में देखे, अच्छे स्कूल उन्होंने बनाया। आज सीएम राइज उन्होंने बनाया। और बात करूंगा मैं हमारे जो इसके पहले जो पूर्व विधायक पूर्व मंत्री जी थे रामकिशोर कावरे जी, तो पूरे परसवाड़ा विधानसभा में आप जाकर के देख लीजिए तो ऐसा इतने सारे काम उन्होंने किया है आप जिसका कोई चीज का तोड़ ही नहीं है। सर कुछ काम गिना सकते हैं आप मुझे प्लीज? मैं अपने गांव का बताता हूँ आपको, कितना बड़ा सीएम राइज स्कूल हमको उन्हीं के दिन है यहाँ पे जो मिला है। मैं अपने गांव की बताऊंगा ना, क्योंकि मैं अपने गांव में खुश हूँ। आज हमारे मरघट का जो इतना अच्छा बना है, आप मरघट जाके देखिए, इसके पहले का आप देखते तो बहुत ही बेकार था, आज देखेंगे तो बहुत सुंदर है। यहाँ पे शासकीय हॉस्पिटल का उन्होंने बाद में ये भी बात किया था कि अगर सीएम राइज के बाद में वो पहुंच और उप तहसील भी बनाने की उन्होंने यहाँ पे घोषणा किया था कि इस बार चुनाव जीतते हो उप तहसील भी रजगांव को बना के देते हो। अच्छा, बहुत अच्छा कार्यकाल था रामकिशोर कावरे जी का यहाँ पे और बहुत ही खुश थे हम लोग, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। चुनाव हुए थे, है ना, तो हमने बहुत सारा सर्वे किया था और हमारे यहाँ का सर्वे है जो एकदम सटीक बैठा था। जो बदलाव लोग चाहते थे तो कांग्रेस यहाँ पर आ गई और ये आम जनता की आवाज थी कि भाई इस बार बदलाव की लहर है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस यहाँ पर आने वाली है और काफी अच्छे बहुमत से वो यहाँ पर हुई। तो अभी जो चुनाव हुए यहाँ पर, ठीक है, तो चुनाव सर ईवीएम मशीन से होना चाहिए बैलेट पेपर से, कौन सा ज्यादा इजी होता है? देखिए, सबसे अच्छा जो भी ऊपर से जो निर्देश आते हैं, है ना, कि जो ये हम क्या बताएंगे, जो लोग करते हैं, जो अधिकारी लोग हैं, वो अगर ईवीएम से करें, उनको जो आसानी मिले, ईवीएम सबसे बेस्ट है। नहीं सर, देखिए मतदान तो आम जनता को करना होता है, उसमें अधिकारी गणों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। काउंटिंग तो अधिकारी करते हैं ना, काउंटिंग तो अधिकारी करते हैं। एक मशीन में क्या होता है, चीज बताइए मुझे आप। हर चीज में देखिए आज मशीनीकरण का ज्यादा वो हो रहा है। आज आप परा लगाने से देख लीजिए कि परा लगाने की मशीन आ गई है, गड्ढा खोदने के लिए मशीन आ गई। मतलब मशीन क्या कर रही है, मशीन क्या कर रही है, 10 लोगों के काम को अकेले मशीन करती है। जो 10 लोग मिलकर के 10 घंटे में करते हो, अकेली मशीन 1 घंटे में करती है। तो मशीनीकरण भैया, मशीन कभी गलत नहीं होती है। लोग जब हार जाते हैं तो बात बोलते हैं कि ईवीएम के कारण सेटिंग हुई। आज अगर ईवीएम सेट होता तो माननीय रामकिशोर कावरे जी चुनाव क्यों हारते? उतने बड़े मंत्री क्यों चुनाव हारते? उन बहुत बड़े गौरीशंकर बिसेन जी दिग्गज रह चुके, 45 साल का जिनका कार्य क्षेत्र है, वो चुनाव क्यों हारे? और बड़े बड़े मंत्री लोग चुनाव हारे भाजपा में। तो ईवीएम सब बेकार की बात है। ये हार गए लोग तो अपना बहाना छुपाने के लिए अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाते, अपनी हार को अस्वीकार करने के लिए वो ईवीएम की सेटिंग बताते हैं। मैं बोलता हूँ कि अगर आप हार रहे हैं तो उसको स्वीकार करिए, जैसे जीत का जश्न मनाते हैं तो उसे हार को भी स्वीकार करिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर भाई साहब ने एक चीज तो बहुत अच्छे से समझा दी कि भाई हमारा जो देश है वो आधुनिकीकरण की तरफ जा रहा है, बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। और दूसरी चीज कि ईवीएम मशीन की हार और जीत यहाँ पर उन्होंने तय करा दी कि भैया जो जीत गया तो वो अपने जीत की खुशी मनाता है और जो हार गया वो ईवीएम मशीन को यहाँ पर दोष देता है। धन्यवाद, बहुत ही सार्थक चर्चा यहाँ पर और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के लोग वास्तव में इंटरेस्टेड हैं राजनीति को लेकर। मैं सावित्री दानी, ग्रामीण क्षमता न्यूज से अपने सहयोगी दीपक कुथेगर जी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।